नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. विश्वासघात या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. इंदूर सत्र न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय आज दिलेला आहे. भय्यू महाराज आत्महत्येप्रकरणी हा निर्णय दिलाय. 3 आरोपींवरचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत. अतिशय महत्त्वाचा हा निकाल आहे. या तीनही आरोपींना 6 वर्षांची शिक्षा आता कोर्टानं सुनावलेली आहे. या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर सातत्यानं भय्यू महाराज आत्महत्या प्रकरणात वेगवेगळे खुलासे होत होते. मात्र कोर्टात आता या तीनही आरोपींवरचे आरोप सिद्ध झालेले आहेत. त्यामुळे आता या तीनही आरोपींना शिक्षा झालेली आहे. याचवरचा आपला विशेष कार्यक्रम विश्वासघात. याच संदर्भात वकिलांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, वकिलांनी या सगळ्या संदर्भात नेमकं काय म्हणलंय हे देखील आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत. त्यांची नेमकी या संदर्भातली काय प्रतिक्रिया आहे पाहूया. दत्ती महाराज जैसा बना देने का, उनकी नशीली दवा देके उनके साथ अश्लील फोटो खींचे, जो कि उसके व्हाट्सएप चीट्स में एक जीजू वो पलक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो न्यायालय में पेश भी हुए हैं. न्यायालय द्वारा आज भय्यू महाराज के केस में विनायक, शरद और पलक को 6 साल की सजा सुनाई गई है. भय्यू महाराज के आत्महत्या के केस में आरोपी पलक, विनायक और शरद को 6 साल के कारावास से दंडित किया है और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. ये लोग भय्यू महाराज को बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके कारण ये घटना घटित हुई थी. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जो अभिजन के द्वारा जो चालान पेश किया गया था और जो उनके द्वारा अपने चालान के समर्थन में साक्ष्य पेश किए गए थे, उसको विश्वसनीय मानते हुए इन तीनों आरोपीगण को 6 साल के कन्विक्शन से दंडित किया है. आपण पाहिलं असेल तर हे सगळं प्रकरण, हे आत्महत्या प्रकरण संपूर्ण देशभरामध्ये गाजलेलं होतं. अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते, चर्चा सुरू होत्या. आत्महत्येमागचं नेमकं कारण काय याबद्दल बोललं गेलं होतं. मात्र आता कोर्टानं 3 आरोपींवरचे आरोप सिद्ध केलेले आहेत. याच संदर्भात बोलण्यासाठी भय्यू महाराज यांच्या पत्नी डॉक्टर आयुषी आपल्या सोबत आहेत. नेटवर्क 18च्या वरिष्ठ संपादक प्रीती सोमपुरा त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. प्रीती मॅम. आयुषी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 लोकमत में. मेरा पहला सवाल ये है कि 3 साल के बाद जो है आखिरकार आज जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी, मैं न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करती हूँ और मुझे खुशी है कि हम सत्य की जीत हुई और न्याय मिला. लेकिन सजा को लेके क्योंकि मेरे लिए वो जीवन भर की पीड़ा है, उनकी कमी मेरे जीवन से कभी पूरी नहीं हो सकती. मेरी बच्चियों के सर से पिता का साया उठ गया. बस यही कमी रहेगी महाराज की हमेशा, और ये कोई भी सजा इसकी भरपाई नहीं कर सकती. लेकिन ये केस में आप शुरू से ही लड़ती आ रही है, लेकिन आपका और पलक दोनों का रिश्ता कैसा रहा था? जी, पलक का रिश्ता, पलक तो चूंकि आज जेल में है और शुरुआती दौर में भी उससे मेरा जो रिश्ता था वो एक केयर टेकर थी. बड़ी बेटी कुहू की केयर टेकर बन के घर में आई थी और आने के बाद ही अपना वर्चस्व उसने घर में बिखेरना शुरू कर दिया था. महाराज को कई बार प्रताड़ित करना. क्योंकि कोर्ट की जांच और पुलिस की जांच में ये भी आया है कि पलक, शरद और विनायक जो है वो तीनों भय्यू महाराज को कुछ गोलियां भी देते थे. तो क्या गोलियां थी और किस तरीके से उन्होंने जो है ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया था? नींद की गोलियां देते थे और कई ज्यादा मात्रा में वो नींद की गोलियां देते थे. और उसके बाद महाराज हमेशा अपनी इज्जत को डरते थे, हमेशा अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी को डरते थे और इनको ये सारी चीजें मालूम थी. और महाराज की हर मतलब महाराज को लेके ये कई बार महाराज को डराना, धमकाना, परेशान करना, बस यही करना उनका काम था. तो महाराज जी ने जब सुसाइड किया भय्यू जी ने, तब उनकी मनस्थिति क्या थी? एक दिन पहले हमने सुना था कि वो टीवी पे आशाराम बापू की जो खबरें आ रही थी उसको लगातार वो देख रहे थे. हाँ,
पलक का फोन महाराज के पास आता है कि दाती महाराज की न्यूज देखे। तो हम लोग अपने घर में नॉर्मली बैठे हुए थे और उनने जैसे ही चैनल लगाया तो सेवादार विनायक ही ये कहता हुआ आया था। और आने के बाद उन्होंने बोला कि देखा दाती महाराज जैसा फरार घुमा दूंगी अगर 16 जून को मेरे से शादी नहीं की तो उससे महाराज बहुत घबरा गए थे। तो क्या वो लगातार उस रात न्यूज़ चैनल देख रहे थे? नहीं, कुछ समय बाद वो जब खबर वहां से चली गई तो उसके बाद टीवी बंद किया और सोने के लिए चले गए, लेकिन वो घबराहट उनके मन में बनी रही। और हम दोनों का डिस्कशन भी हुआ, हम दोनों की बातचीत भी हुई कि सुबह हम इस चीज को पुलिस के समक्ष रखेंगे। तो क्या उस वक्त ये तीनों में से किसी का बाद में फोन आया था? बहुत अनुयायी हैं जो मुझे दिल से प्रेम करते हैं और इसी घबराहट में पूरी रात निकली। जी, लेकिन हमारे पास एक व्हाट्सएप चैट भी है जो पलक और कोई जीजू करके व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत हो रही है, जिसमें पलक कह रही है कि उसने कुछ दवाइयाँ जो है भैयू महाराज जी को भी दी है। तो ये जीजू कौन है? ये जीजू तो मैं नहीं जानती कि ये कौन है, क्योंकि ये पलक के शायद कोई रिलेटिव हैं, उनकी उनसे जो भी बात हुई हो, मुझे नहीं मालूम है इस चीज का। लेकिन हाँ, उसमें कुछ बातें ऐसी जो थी वो कि मेरा पति मरा है। पूरी कहानी ही इसी चीज की थी कि अगर कोई लड़की किसी व्यक्ति को पति मान रही है और तुरंत इस तरह की रिएक्शन दे रही है तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और वो कई बार उनको परेशान करना, शादी के लिए प्रेरित करना, घर से कई बार मोटी रकम हासिल करना, ये सब उसका काम था। क्योंकि जो पुलिस जांच में आया है उसमें यह भी आया है कि इसके पहले भी पलक ने 25 लाख रुपए भैयू महाराज से लिए थे। उसकी बहन की शादी के लिए उसने 25 लाख रुपए लिए थे और उसकी बहन की शादी का पूरा खर्चा भी हमारे द्वारा यानी महाराज के द्वारा किया गया था। उसके बिल्स वगैरह जो भी थे वो मैंने जो भी मेरे पास था, मतलब मेरे पास क्या जो भी पुलिस को मिला वो लेके गए। तो आपने कभी ये सवाल भैयू महाराज से नहीं किया इस संदर्भ में कि इतना सारा पैसा आप क्यों पलक को दे रहे हैं? हाँ, उन्होंने मुझे बताया ना कि लड़की मुझे बार बार परेशान करती है, ऐसा इसके पास क्या है मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये बार बार मुझे ब्लैकमेल करके मैं आपको परेशान करूंगी, अगर मेरे से शादी नहीं की तो मैं आपको फंसा दूंगी। हर बार उनको यही तकलीफ देना, यही बात करती थी बार बार। लेकिन जब ये पुलिस जांच खत्म हो चुकी है, 6 साल की सजा उनको मिल चुकी है, तो आपको लगता है कि ये पूरे षड्यंत्र में सिर्फ 3 लोग ही थे या और भी कुछ लोग शामिल है? नहीं, अगर ये 3 लोग इसलिए बोल सकती हूँ मैं क्योंकि हमेशा मेरे पति ने, महाराज ने इनका ही मुझे जिक्र किया कि मुझे तकलीफ ये तीनों की तरफ से बहुत है। शरद ने तकलीफ दी तो उसकी संस्था में नौकरी लगवाओ, पलक के घर में हर महीने 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए भिजवाओ, विनायक को घर, पैसा, गाड़ी, ये चीजें इनकी तरफ से ही बार बार गुरुजी मुझे बताते रहते थे कि ये लोग मुझे इतनी तकलीफ देते हैं और ये उस लड़की का साथ दे रहे हैं दोनों। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जो भैयू महाराज ने जब आत्महत्या की तब एक चिट्ठी भी मिली थी जो अंग्रेजी में लिखी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मेरे ट्रस्ट की पूरी संपत्ति जो है विनायक को दी जाए। तो आखिरकार ये चिट्ठी लिखी किसने थी? मैं उस चिट्ठी को आज भी नहीं मानती क्योंकि उस चिट्ठी वो कभी भी इंग्लिश में लिखते ही नहीं थे। मैंने मेरे जीवन, उनके और मेरे शादीशुदा जीवन काल में कभी भी मैंने उनको किसी भी द्वारा शब्द को इंग्लिश में लिखते हुए नहीं देखा और मैं उसको कैसे मानूं? तो पुलिस जांच में आया कि आखिरकार ये हैंडराइटिंग किसका है, किसने ये लिखी थी और इसके पीछे का मकसद क्या था? क्यों विनायक को पूरी ट्रस्ट की जमीन सब कुछ दे दिया गया? इस विषय में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, मैं तो इस चीज को शुरू दिन से ही बोल रही हूँ कि वो चिट्ठी मैं नहीं मानती। लेकिन जब भैयू महाराज जी ने आत्महत्या की तब उस वक्त बहुत सारी खबरें आ रही थी कि उनकी बेटी और आपके बीच के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी तनाव है, आप दोनों के बीच में दरार है। तो अब क्या ये रिश्ते सुधर गए? ऐसा कुछ भी ना पहले था और ना ही अब है।
ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां थी और लोगों ने ये हम लोगों पे और आजमाने के लिए हर वो प्रयास किए कि ताकि ये, क्योंकि हमारे घर में अब कोई पुरुष तो है नहीं, कोई ऐसा साया नहीं है जो हम लोगों को इस सब चीजों से दूर रखे। तो जो भी जिसके मन में जो कहानी आई, जिसके मन में जो आया, उसने बात की। जैसे भय्यू महाराज ने बहुत सारे काम जो है महाराष्ट्र में किए थे, 20 से ज़्यादा सूर्योदय ट्रस्ट के जो है सेंटर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पिछले 3 साल में जो है उसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई। तो कैसे आप उनके सपनों को भी आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि 1 साल मैंने शुरुआत की थी और 2019 में मैंने ट्रस्ट की काफ़ी गतिविधियों को आगे, उनके जो भी सपने थे उनको आगे बढ़ाने की। लेकिन 20 के बाद जो कोरोना काल स्टार्ट हुआ, उसके बाद काफी गतिविधियों में ठहराव जैसा आया। और अभी भी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो सीजनल हैं, जो हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाते, वो अभी रुकी हुई हैं। लेकिन जो भी संस्था के कार्य थे, पारदी बच्चे, HIV पॉजिटिव बच्चे, ये आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे महाराज जी इनको चलाते थे। किसान आत्महत्या को रोकने के लिए भय्यू महाराज ने बहुत अच्छे कदम उठाए थे महाराष्ट्र में। तो किस तरीके से आप इसको आगे लेकर जाएंगे? अब मेरे द्वारा हमेशा उनकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, मेरे परिवार के द्वारा उनकी आध्यात्मिक यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे भी जैसे कार्य वे करते थे वैसे ही कार्य लोगों तक पहुंचे और लोगों का समाज में भला हो और हर वर्ग का भला हो। ऐसा मैं सोचती हूँ, या ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं हर वो कार्य कर सकूं जो महाराज का सपना था। क्योंकि बीच में ये भी खबर आ रही थी कि उनकी बहन और माँ ने भी जो है आपको लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। दोनों बहनें मेरे साथ हमेशा थी। उनकी माताजी जब तक जिंदा थी तब तक मेरे पास थी। मेरी इसी हाथों में उन्होंने अपना दम तोड़ा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उनकी दोनों बहनें मेरे साथ आज भी हैं और हमेशा हैं। मेरा परिवार मेरे साथ है, उनका सपोर्ट मेरे साथ है। अभी अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो है पलक जो है अपील में जा रही है। मुझे अभी इस विषय में नहीं पता है कुछ भी, क्योंकि मैंने कोर्ट का ऑर्डर अभी पढ़ा नहीं है। जो भी मुझे मालूम चला है वो सब के माध्यम से और सबके माध्यम से ही मालूम चला है। एक बार मैं भी कोर्ट का ऑर्डर पढ़ूंगी, उसके बाद में इस चीज पर प्रतिक्रिया दे पाऊंगी। जैसे कि भय्यू महाराज ने जब आत्महत्या की तो उसको लेकर बहुत सारी कहानियां जो है अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल है। तो क्या आप बता पाएंगे कि उस दिन वाकई में क्या हुआ था? उस दिन महाराज रात भर बेचैन ही थे और सुबह जब मैंने उनसे बोला कि हम, रात को भी मैंने बोला था कि हम पुलिस के पास चलेंगे, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी बहुत इज्जत है और मेरे बहुत अनुयायी हैं जो मुझे अंधा प्रेम करते हैं, और अगर ये लड़की मुझे ऐसे बर्बाद करेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, और मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो हम इसको अपने हिसाब से ही हैंडल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसा ठीक समझें, लेकिन बस आप मुझे बताइए कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि ये रुक जाए, ये लड़की कैसे भी करके आपको परेशान नहीं करे। हम सबको, क्योंकि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी अगर डिस्टर्ब रहता है तो पूरा परिवार का माहौल उसी हिसाब से रहता है। तो जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लौट के आओ और फिर अपन कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे और ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और बस लौट के आने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई। बस आज बस वो आखिरी पल था और अब कुछ भी नहीं। और आपको कब पता लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है? जब आप कॉलेज में थी तब? नहीं, मैं जब घर लौट के आई तब मैंने सबसे पूछा गुरुजी कहाँ है, तो बोलते गुरुजी ऊपर है, रूम में है, आराम कर रहे। मैंने पूछा कि गुरुजी रूम में आराम कर रहे, तो मैं ऊपर गई तो अंदर से रूम लगा हुआ था, लॉक था। तो मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा रूम तोड़ो, क्या हुआ, क्या क्या, खोलो रूम खोलो। तो आवाज लगा रहे हैं, तो अंदर से कोई खोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही। तो विनायक, इन लोग को मैंने अंदर बोला कि खोलो रूम, तोड़ो कैसे भी करके। तब इन लोगों ने रूम तोड़ा और ये अंदर गए और उन्होंने देखा और बताया कि, और मैं भी अंदर साथ में, हम तीनों साथ में ही गए थे। खाना बनाने वाली बाई और भी लोग 7-8, जिन जिन लोगों ने रूम तोड़ने की कोशिश की वो सब लोग अंदर गए और जब देखा मालूम चला कि महाराज में सब। लेकिन आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी इसकी?
ये मैं भी आज तक, मैं सब इन लोगों से पूछती हूँ तो ये लोग मुझे बताते हैं, ये आई जरूर थी ऐसी आवाज जैसे कुछ कांच टूटा हो या कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि क्या था, क्योंकि ऊपर जो साउंड प्रूफ ग्लासेस लगे हुए हैं, तो बोले हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि जो पुलिस जांच में आया था इसमें ये भी आया था कि 12 जून को जब उन्होंने आत्महत्या की, उसके ठीक 1 महीने पहले भी जो है उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तब एक सेवादार ने उनकी जो पिस्तौल है वो छुपा के रखी थी, तो फिर बाद में ये पिस्तौल कैसे आ गए उनके पास? इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस सेवादार ने क्या बोला, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर मालूम होता इस विषय में। क्योंकि ये जो पूरी थियरी जो बताई गई है वो भी एक संदेहास्पद थियरी है, क्योंकि गोली की आवाज़ चलती है तो किसी को पता नहीं लगता, पड़ोसी को भी पता नहीं लगता, घर के नीचे जो वॉचमैन है उनको भी पता नहीं लगता, घर में जो 3 लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता कि गोली की आवाज़ आ रही है या कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा मुझे भी डाउट हुआ था और मैंने सबसे पूछा भी था, बट मुझे भी यही जवाब मिला कि हमें पता ही नहीं चला, हमें सुनाई नहीं दिया। तो आपने जब ये सारे सवाल पलक से, विनायक से और शरद से पूछे तब उनका जवाब क्या था? पलक से सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वो तो पास में थी ही नहीं। विनायक से जरूर मैंने सवाल किया था, लेकिन क्योंकि वो माहौल उस समय इतना गंभीर था, महाराज जी को जब हमने जिस उसमें देखा और उसके बाद में जब कुछ समय बाद मैंने पूछा था, तो सबका यही कहना था कि हमें पता ही नहीं चला, हमको कुछ नहीं मालूम। अभी आप उनके काम को कैसे महाराष्ट्र में आगे लेकर जाएगी? क्या महाराष्ट्र में आने का कोई प्लान है आपका? विजिट करेंगे उन सारे सेंटर्स में? बहुत जल्द मैं महाराष्ट्र के कामों को फिर से आगे बढ़ाऊंगी और बहुत जल्द ही मैं गुरुजी के आध्यात्मिक यात्रा को और अच्छे से आगे लेकर जाऊंगी। अभी प्रायोरिटी है कि जो काम चल रहे हैं उन कामों को और अच्छे से चला सकूं महाराष्ट्र में भी, और नए काम जो गुरुजी के रहते चल रहे थे वो काम कैसे करेंगे, तो सभी ट्रस्टी लोग जो भी हैं, संस्था के जो ट्रस्टी हैं, 11 ट्रस्टी हैं, उन सबसे मिलके बात करके आगे कैसे बढ़ना है इस पर विचार करें। धन्यवाद आयुष जी, आपने हमसे बात की इसके लिए थँक यू, धन्यवाद. आता वेळ झाली आहे एक ब्रेकची. ब्रेक नंतर आपण पुन्हा बातमी जी आहे ते बघणार आहे. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.